नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगेड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो है एक क्वेश्चन जो है एक बड़ी कोचिंग है उनकी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसके लेकर आया हूं। तो आपके जो है CT 12th लेवल के एग्जाम में मात्र जो है 3 से 4 दिन रहे, तो आप जो है इन क्वेश्चंस का उत्तर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा जरूर चेक करें। इजी क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो देखो सबसे पहले देखो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से, तो सबसे पहले है गुजरात, ठीक है, 2 नंबर है राजस्थान, 3 नंबर है आपका मध्य प्रदेश, 4 नंबर है आपका छत्तीसगढ़। फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही उत्तर होगा। और 4 नंबर हो गया छत्तीसगढ़, 5 नंबर है झारखंड, 6 नंबर है आपका पश्चिम बंगाल, 7 नंबर है आपका मिजोरम और 8 नंबर है आपका त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जहां से जो है कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपको अगर याद भी होता है तो जो परीक्षा में आप मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूज हो जाओगे। एक बड़ी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है तो अच्छे खासे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो मणिपुर और मिजोरम में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 2 जो है आपके उत्तर पूर्व के जो स्टेट्स हैं। तो मिजोरम में से तो गुजरती है, तो नहीं पूछा है तो कहां से नहीं गुजरेगी, जो है मणिपुर से नहीं गुजरेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 25 तारीख से जो है आपको सबसे पहले जो आपकी पशु परिचर भर्ती है उसकी लाइव क्लासेस मिलेगी। इसके साथ ही जो है क्योंकि मात्र 1-1.5 महीना बचेगा, 1 महीना 5-7 दिन, तो उसमें आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। PDF तैयार है, बड़ी कोचिंग है, उसकी जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको करवाऊंगा। पूरे 1.5 महीने या 1 महीने 4 दिन जो भी है वहां जो है लगातार चलेगी। और CT की जो आंसर की है वो भी सबसे पहले आपको जीवा स्टडी पर मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो आपको पता ही है नीचे राजस्थान इस हिसाब से होता है, तो यहाँ से एक नदी आती है और ऐसे जाती है, और कर्क रेखा वो यहाँ से जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से होते हुए। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। इसके अलावा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो है माही नदी जो है उल्टे यू के आकार की आकृति बनाती है, उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है। ठीक है, क्योंकि ये नदी ऐसे जाती है और कर्क रेखा इस हिसाब से, तो ये उल्टे यू आकार की बनाती है, इस कारण ये 2 बार जो है कर्क रेखा को काटती है। कौन सी नदी, माही नदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वापस वही बात है कि आपको जो है कंफ्यूज जरूर कर देंगे। और ये क्वेश्चन देख के देखो, यहाँ ऐसे क्या ऑप्शन नहीं है जैसे आपको कि नॉर्मली पता चल जाए। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सभी ऑप्शन भी 1 नंबर के ऑप्शन है। तो बताओ ऐसे कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो वो राज्य है आपका मणिपुर। ध्यान रखना, मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है और मिजोरम की लगती है। तो ऑप्शन जो है आपका मणिपुर सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर की सीमा जो है आपकी बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब जो हिमालय की श्रेणियां है ना, ठीक है, इस हिसाब से हिमालय की श्रेणियां तो दक्षिण यानी नीचे से लेकर ऊपर की ओर जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठता है। तो आपको पता है कि सबसे दक्षिण भाग में यानी कि हिमालय जैसे ऐसे जा रहा है, तो इसकी जो सबसे लास्ट वाली जो नीचे वाली, दक्षिण का मतलब नीचे वाली, तो नीचे वाली का नाम क्या है, शिवालिक। यानी कि सबसे दक्षिण में तो शिवालिक आएगी। तो शिवालिक सबसे दक्षिण से उत्तर पूछा है तो सबसे पहला शिवालिक आएगा दक्षिण में। तो शिवालिक इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके डिलीट हो गए। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि मतलब
क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए। मैंने आज तक 3 एग्जाम क्लियर किया और फिलहाल मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूं, तो मैं जो है आपको ये बता सकता हूं कि कैसे आप क्वेश्चंस को नहीं आते हुए भी कर सकते हो। तो सबसे दक्षिण में शिवालिक है, बच्चा बच्चा जानता है। तो अब देखो शिवालिक से जस्ट ऊपर होगा आपका लघु हिमालय। क्यों? क्योंकि महान हिमालय सबसे, अगर ये मान लो कि सबसे उत्तर में यानी कि सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर कौन होता है? जो महान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे दक्षिण में कौन है? दक्षिण से उत्तर बतानी है तो सबसे दक्षिण शिवालिक है, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, और उससे भी ऊपर है ट्रांस हिमालय, जो हिमालय का भाग नहीं माना जाता। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, जिसमें कौन कौन से आते हैं? काराकोरम, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये श्रेणियां आती है ना, ये आती है ट्रांस हिमालय की, जो हिमालय से अलग है। ये 3 श्रेणियां अलग है। अगला क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी स्थित है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डोडा बेटा, डोडा बेटा आपकी तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। अगले जो है आपको 5 से 4 दिन एकदम बेस्ट तरीके से क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिर्फ जीके के नहीं, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, जो भी आता है, साइंस के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पशु परिचर की भी तैयारी अच्छे से करवाऊंगा, और सीईटी की जो है सबसे पहले आंसर की भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये देखो डोडा बेटा जो है आप किसकी है? सब जो डोडा बेटा जो चोटी है वो किसकी है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियां में ये हो सकता है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। अन्नामलाई की पहाड़ियां जो है केरल में पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां, बिल्कुल सही, नीलगिरी की पहाड़ियां जो तमिलनाडु में पाई जाती है। विंध्याचल, विंध्याचल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा तो जो है मध्य भारत के हिस्से हैं, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के आसपास का हिस्सा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अन्नामलाई और नीलगिरी में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अन्नामलाई केरल में है, तो नीलगिरी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर जो इलायची हिल्स भी पाई जाती है। इलायची हिल्स, इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलायची ज्यादा होती है। तो डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत में जो है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना। कौन सी सबसे ऊंची चोटी? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? एक तरफ से आती है अलकनंदा और एक तरफ से आती है भागीरथी, और फिर ये दोनों मिलकर आगे चलती है, जिसका नाम होता है गंगा। तो ये कहां पर मिलती है? तो ध्यान रखना, ये देवप्रयाग में मिलती है। कहां पर? देवप्रयाग में। ठीक है। और एक बात मैं पूछ लेता हूं, गंगा और यमुना कहां मिलती है? गंगा और यमुना नदी कहां मिलती है? ये आप कमेंट करोगे, मैं नहीं बता रहा। ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियां आकर देवप्रयाग, जो कहां पर है? उत्तराखंड में, यहां मिलती है, और यहां से इनका नया नाम होता है गंगा। तो अब आपको यह बताना है गंगा और यमुना कहां मिलती है। जल्दी से कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोन और नर्मदा नदी जो एक दूसरे की बहन माना जाता है, जिनको क्या कहते हैं? एक दूसरे की बहन माना जाता है। सॉरी, एक दूसरे की बहन नहीं माना जाता इन्हें, गलत बता दिया मैंने थोड़ा सा। नर्मदा और सोन नदी दोनों अलग अलग नदियां, लेकिन ये दोनों नदियां एक ही जगह से निकलती है, एक ही जगह से निकलती है। ठीक है। और ऊपर वाला मैंने बहन का बोला था कि बहन कहते हैं, तो कौन सी 2 नदियों को बहन कहते हैं? एक तो नर्मदा है, इसके साथ एक नदी और है, जिन दोनों नदियों को आपस में एक दूसरे की बहन कहते हैं। देखते हैं कौन कमेंट में बताता है। तो एक ही जगह से निकलती है, और वो कहां से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। और ये दोनों नदियां, और सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, और नर्मदा गुजरात में बहती है, और इसके किनारे कौन बने हुए हैं? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है ना, सबसे ऊंची प्रतिमा, वो भी गुजरात में किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। कहां से निकलती है सोन और नर्मदा दोनों? तो अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चिल्का झील कहाँ स्थित है? मतलब चिल्का झील जिस तट पर स्थित है उस तट का नाम बताइए। तो चिल्का झील कौन से तट पर जो है आपकी स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। पहले आपको खुद को सोचना है कि उत्तर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको जो है बताऊंगा। तो ये उत्तरी सरकार तट। अब आप बोलोगे कि ये तो उड़ीसा में, चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन जो उड़ीसा नीलगिरी की पहाड़ियां जो है, वहां से जो उड़ीसा तक का तट है, सॉरी आंध्र प्रदेश का तट है, उसको क्या कहते हैं? और जो आंध्र प्रदेश से ऊपर आप देखो, उड़ीसा, भारत का अगर मैप बनाए ऐसे, तो यहाँ उड़ीसा है।
ठीक है, और यहाँ आंध्र प्रदेश है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो इनके बीच का जो तट है ना, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। और इसी उत्तरी सरकार पर जो है चिल्का झील स्थित है। मालाबार तट, मालाबार तट कौन से राज्य के तट को कहते हैं? ये आप कमेंट करेंगे। अब मैं ये चीजें कमेंट करने की क्यों बोलता हूं? ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दो कि यार ये भी हो सकता है। तो मालाबार तट कहाँ का है? क्या वो केरल का है? क्या वो कर्नाटक का है? मेरे को पता है कि कहाँ का है, लेकिन आपको बताना है। ठीक है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है, और उड़ीसा का जो तट होता है ना, उड़ीसा का जो समुद्री तट है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला आयोजना समिति का गठन मिलता है? ये देखो, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको याद करवा दूंगा कि आप कभी भी नहीं भूलने वाले। सबसे पहली बात तो जो है जिला योजना समिति, ये 243 अनुच्छेद में मिलता है, जो पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है आपका? 243। ये तो आपको देखो याद होना ही चाहिए। तो 243 के अलावा तो सबको काट दो, काट दिया। अब जिला योजना समिति, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं जिला को? डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? डी। तो डी किस में है? इसमें। तो उत्तर ये हो जाएगा। मैंने आज से 5 साल पहले याद किया था, फिर भी मैं भूला नहीं इसको। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे याद किया। तो यही तो चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जीवा स्टडी पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति है? तो ये चीजें जो है पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायती राज 243 अनुच्छेद में। और 243 अनुच्छेद तो ऑप्शन में जो 243 के अलावा उनको हटा दिया। फिर जिला, जिले को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट से डी याद रखना, जेड डी। 243 जेड डी में जिला योजना समिति का प्रावधान मिलता है। यही चीज अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे जो है मैं हर एग्जाम की तैयारी आपको करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है ग्राम सभा का गठन होता है। क्या क्वेश्चन है? ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से हो सकता है। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से। तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे थोड़ी ना भाग लेंगे उसमें, बच्चे भाग थोड़ी ना लेंगे, तो समस्त जनता नहीं होंगे। सरपंच, पंच और उप सरपंच से मिलकर तो फिर ये ग्राम सभा क्या हुई? ये तो हो ही नहीं सकता। फिर पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से। तो पंचायत समिति तो बहुत बड़ा स्तर हो गया। ठीक है, पंचायत समिति तो क्या हो गया? पंचायत समिति में तो बहुत सारी पंचायत होती है, बहुत सारी पंचायत होती है, वहां से मिलकर पंचायत समिति बनती है। तो ये भी गलत हो गया। तो ये होगा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है। मतलब ग्राम सभा वो होगी जिसमें जो है उस गांव के या उस पंचायत के समस्त मतदाता शामिल होते हैं। समस्त जनता नहीं होती शामिल, सिर्फ समस्त मतदाता शामिल होते हैं जो मतदाता सूची में पंजीकृत है। क्यों? क्योंकि समस्त जनता होगी तो बच्चे भी होंगे, बच्चे थोड़ी ना होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का घटक नहीं है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का घटक कौन सा नहीं है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का घटक निम्न में से कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। तो राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का घटक नहीं है। हेली कंसल्टेशन, तो बिल्कुल कंसल्टेशन का मतलब होता है सलाह, तो ये है। आभा आईडी, तो ये भी है। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, ये भी है। कैशलेस पेमेंट नहीं है। आपको पता ही, देखो हेल्थ नाम क्या है? हेल्थ मिशन, तो हेल्थ वाले सारे ही होंगे। तो हेल्थ वाला ये होगा, ये यहाँ पर हेल्थ कंसल्टेशन है तो ये भी होगा, और यहाँ पर आभा आईडी भी होगी। लेकिन कैशलेस पेमेंट का इस मिशन से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई हेल्थ से रिलेटेड मिशन है। अगला क्वेश्चन, अटल भूजल योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आप ये मत कर देना कि फर्स्ट स्थान है, फर्स्ट नहीं है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। तो अटल भूजल जो योजना है उसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? विश्व में सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? ध्यान रखना, विश्व में सबसे कम रक्त समूह कौन सा पाया जाता है? तो AB ब्लड ग्रुप, जो AB समूह होता है वो सबसे कम पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन अगला कहता है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छोटा छोटा कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, ठीक है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। मतलब घायल अवस्था में कोई व्यक्ति आया, अब ये नहीं पता कि उसके कौन सा रक्त समूह है, तो निम्न में से उससे कौन सा रक्त दिया जा सकता है। यहाँ देखो RH माइनस है, तो ये देखो कौन सा जो है रक्त दिया जा सकता है, तो O दिया जा सकता है, O नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये होता है सर्वदाता। सर्वदाता मतलब चाहे आपका ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है या O है, ठीक है, कोई भी प्रकार का ब्लड है आपके और आप मान लो कि घायल अवस्था में आए हो, आपकी ब्लड चेक करने की जो है समय नहीं है अपने पास, तो आप O नेगेटिव जो है ब्लड दे सकते हो, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन जो है O नेगेटिव सही हो जाएगा। मतलब O नेगेटिव सर्वदाता होता है, ठीक है। तो सर्वग्राही कौन होता है? सर्वग्राही का मतलब कोई भी खून चढ़ा सकते हो आप, किसको? सर जो है सबसे पहले O नेगेटिव आप किसी को भी दे सकते हो, सर्वदाता होता है ये O नेगेटिव। और सर्वदाता, सर्वग्राही कौन सा होता है? मतलब कोई भी ले सकता है, आप उसको ABCD नहीं, क्या कहा, ABO और AB कौन सा भी दे सकते हो, ये सारे जो है आप दे सकते हो, वो होता है AB। यानी AB रक्त समूह को आप कोई भी रक्त समूह चढ़ा सकते हो, वो सर्वग्राही है, हर चीज ग्रहण कर लेता है। और O किसी को भी दे सकते हो, वो सर्वदाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन एक अलग ही है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस के समाधान के लिए प्रसव के कितने समय के भीतर एंटी-D का टीका लगाया जाता है? तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में कौन सा टीका लगाया जाता है? एंटी-D का। और ये प्रसव यानी कि बच्चा पैदा होने से 72 घंटे पहले लगाया जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। एंटी-D का कब लगाया जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में कितने घंटे पहले? 72 घंटे पहले। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चरस और गांजा जो ड्रग्स होते हैं उससे क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र होता है? तो बिल्कुल नहीं होता, श्वसन तंत्र नहीं होता, तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता, कार्डियोवेस्कुलर तंत्र होता है। कार्डियो मतलब कार्डियोवेस्कुलर तंत्र को जो है चरस और गांजा प्रभावित करते हैं। और ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आया हुआ है, ऐसा ही आया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन DPT का जो टीका होता है वो किस रोग को रोकने हेतु दिया जाता है? DPT का टीका किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? तो नाम से ही पता चल रहा है, D से हो गया डिप्थेरिया। क्या हो गया? D से डिप्थेरिया, ठीक है, D से हमने क्या मान लिया? डिप्थीरिया। P से होता है प्यूटरिस। क्या होता है? प्यूटरिस। और प्यूटरिस को क्या कहते हैं? कुकर खांसी। क्या कहते हैं? कुकर खांसी। तो दूसरा क्या हो गया? कुकर खांसी। और T से होता है टिटनेस, नाम से ही पता चल रहा है। D से डिप्थेरिया, T से टिटनेस और P से होता है प्यूटरिस, जिसको कहते हैं कुकर खांसी। तो ऑप्शन जो है B इसका सही उत्तर हो जाएगा। DPT का टीका क्यों लगाते हैं? डिप्थेरिया, प्यूटरिस और टिटनेस को रोकने के लिए। प्यूटरिस को कहते हैं कुकर खांसी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान जीके से संबंधित। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजपुताना के क्रांतिकारी गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा ने प्रथम बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया? बहुत अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है कि राजपुताना के क्रांतिकारी थे गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा, उन्होंने प्रथम बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया? तो ध्यान रखना, ये चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसमें भाग लेने वाले ये थे। तो राजपुताना के क्रांतिकारी गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा ने चौथे जो अधिवेशन था कांग्रेस का इलाहाबाद में, उसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन है कि राजपुताना मध्य भारत सभा के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज ने की थी? तो देखो, जमनालाल बजाज जो है, उन्होंने जो है किस जो अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता की थी? तो देखो, जमनालाल बजाज ने की थी तीसरे अधिवेशन की। किस अधिवेशन की? तीसरे की। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर में। अब ध्यान रखना, पहला कहाँ हुआ? पहला हुआ दिल्ली में,
ये क्वेश्चन पूछते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन हुए थे, उनमें से कौन कौन सा हुआ। पहला हुआ दिल्ली में, दूसरा हुआ अमृतसर में, ठीक है, तीसरा हुआ अजमेर में और चौथा हुआ नागपुर में। ये चारों चीजें ध्यान रखनी है, ये चारों चीजें ध्यान रखनी है। पहला अधिवेशन दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में, चौथा नागपुर में। तो ये चारों अधिवेशनों को आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा अधिवेशन जो है अजमेर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सेठ जमना लाल बजाज ने की थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मेवाड़ प्रजामंडल की जो संस्थापक है वो तो बलवंत सिंह मेहता है, ये संस्थापक सदस्य थे। इन्हीं के घर पर हुआ था, इन्हीं के घर पर जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की, तो माणिक्यलाल वर्मा ने की। किसने की, माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी जो संस्थापक थे वो कौन थे, बलवंत सिंह मेहता थे। और ये जो है इन्हीं के घर पर जो है इनकी जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। लेकिन प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रजामंडल में कार्यकर्ताओं ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। मस्त क्वेश्चन है ना। अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ किस प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित किए गए, तो अलवर प्रजामंडल। ठीक है, आदिवासी नाम सुनते ही आप डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा मत चले जाना। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कोई संबंध नहीं है इनका। ठीक है, जो आपका अलवर प्रजामंडल है वहां के कार्यकर्ताओं ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। किस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में जो है आपका भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ, तो वही उत्तर हो जाएगा अलवर। ध्यान रखना 1944 में भवानी शंकर शर्मा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भवानी शंकर शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो अलवर प्रजामंडल से। और इसकी अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की थी, भवानी शंकर शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी बिल्कुल सम्मिलित थे। भोलानाथ, इनको मास्टर भोलानाथ भी कहते हैं, बिल्कुल जो है इसमें थे। फिर आता है चिरंजीलाल मिश्रा चिरंजीलाल शर्मा, तो ये भी थे। तो कौन नहीं था, तो प्रेम नारायण माथुर नहीं थे। तो ऑप्शन जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों जो है मत्स्य संघ मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। ठीक है, और ये नहीं थे, तो नहीं पूछा, तो ऑप्शन जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तनसुक मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे। मतलब कुल मिला के यही है कि तनसुक जो है मित्तल है वो किस प्रजामंडल से संबंधित थे। तनसुक मित्तल थे, वो आपके कोटा राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। तो ये भी पूछ सकते हैं। ऊपर पूछा भवानी शंकर शर्मा कितना याद रहता है, तो किससे थे, अलवर से। ठीक है, और तनसुक मित्तल किस प्रजामंडल से संबंधित थे, तो कोटा राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। वही क्वेश्चन वापस आ गया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे, तो ये कौन से थे, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, ये चीज आपको कमेंट करनी है, क्योंकि कमेंट करोगे तो आप ढूंढोगे सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। या आपको याद होगा तो आप कमेंट करोगे, जल्दी बताना। तो धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। फिर अमर सेवा समिति जो कहां पर है, चिड़ावा में। ठीक है, चिड़ावा कहां है, झुंझुनू में। तो अमर सेवा समिति के संस्थापक कौन थे, अमर सेवा समिति के संस्थापक थे प्यारेलाल गुप्ता। और कब, 1922 में। और प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं चिड़ावा का गांधी। तो चिड़ावा का गांधी किसको कहते हैं, प्यारेलाल गुप्ता को।
ठीक है। और प्यारेलाल गुप्ता ही जो है अमर सेवा समिति चिड़ावा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, आजाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजामंडल में कब किया गया? सबसे पहली बात तो आजाद मोर्चा कहाँ बना? तो आजाद मोर्चा आपका बना जयपुर प्रजामंडल में, ठीक है। कब बना ये? तो ये 1942 में बना, ये भी ध्यान रखना। आजाद मोर्चा, अब क्वेश्चन आ जाता है आजाद मोर्चा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो जयपुर प्रजामंडल से। और कब बना ये? 1942 में। और 1945 में ये जयपुर प्रजामंडल में क्या हो गया? साथ में सम्मिलित हो गया। तो विलय कब हुआ? 1945 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये आ गया वापस कि आजाद मोर्चा जो 1942 में बना था, इसका गठन और नेतृत्व इसका गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में इसका गठन हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात को, 21 मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ये वैसे पुराना क्वेश्चन हो चुका है, इसका उत्तर होगा 2,78,813। ये क्वेश्चन आपने काम का नहीं है। फिर राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान क्षेत्र में जो है भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का ध्यान रखना, NH-71B। कौन सा? NH-71B, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य कौन सा है? परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है चरेवती चरेवती। इंपॉर्टेंट बनता है। तो जीवा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं और ऐसी ही क्लास के लिए जितना सपोर्ट उतनी अच्छी क्लास। और पशु परिचर वाले भी जो है सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।